हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी आई है 12,199 पदों की। साथियों, उसका क्लास लेके आया हूं आपके लिए। तो फटाफट से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। तो फटाफट से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जीके जीएस पेपर का एनालिसिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्लास में और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें पूछा गया है। पिछले सालों के पेपर में जो पूछा गया है वो क्वेश्चंस की साथियों बात करेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। बिहार एसएससी, जी हाँ दोस्तों, एसएससी इंटर लेवल की तैयारी आज से स्टार्ट हो रही है स्टडी विथ रवि पर। तो चलिए फटाफट से आप लोग, प्रीवियस ईयर का क्लास है तो फटाफट से आप लोग क्लास को एक बार फिर से शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएससी जो फर्स्ट इंटर लेवल हुआ था 2017 में, उस पेपर की बात करेंगे। तो पहला सवाल 2017 का आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में शुभ किसका प्रतीक है? मृत्यु का पहला उपदेश है, या जन्म है, या गृह त्याग है? यानी बुध के संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। साथियों, अगर इसका पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में जब आप ज्वाइन होंगे वहां पर आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। तो बताइए कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है साथियों? तो ये मृत्यु का है। क्या है? मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ये डेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा? यह सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। यह गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने। तो बताइए इसका आंसर। दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है पुरुष गुप्त, बी कहता है विष्णु गुप्त, सी कहता है स्कंद गुप्त और डी कुमार गुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो ये था विष्णु गुप्त था। कौन था? विष्णु गुप्त। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विष्णु गुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिवाइज के लिए आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। स्टडी विथ रवि चैनल को फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? यानी दाऊद को पटना और हाजीपुर से किसने भगाया था, ये आपसे पूछा गया है। तीन नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग देंगे कि दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने, या अकबर ने? तो किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, अकबर। जी हाँ, अकबर ने ऐसा किया था। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अकबर ने ऐसा किया था। चलिए आगे। आंसर भी साथ में दिया गया है, चाहे तो आप पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें आपको ये आंसर भी मिलेगा, और आंसर साथ में मिलेगा इसलिए क्योंकि रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से बताइए 4 नंबर सवाल का जवाब कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? जी हाँ, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 7, बी 9, या सी 100, या 24। तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? जी हाँ, अकबर के राज दरबार में टोटल के टोटल 9 रत्न थे। कितने? 9 रत्न थे। इसे आप याद रखिए। ये सवाल आपसे फिर से 2023 वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार बीएसएससी में पूछा जा सकता है ये सवाल। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने फटाफट से ये रहा कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? जी हाँ, गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी एक बात तो यहाँ से समझ में आता है कि पुर्तगाली जब थे तो भारत की राजधानी क्या थी?
गोवा से पूर्व थी तो पूर्व कोई भी और राजधानी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन, मद्रास, मुंबई या पटना। यानी गोवा भी कभी भारत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन इससे भी पहले कोई राजधानी था पुर्तगालियों के लिए। तो 5 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया, तो कोचीन को पुर्तगालियों ने भारत की राजधानी बनाया था, कोचीन को, जो गोवा से पहले बना था। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी पहला सवाल का ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी में या देहरादून में? जी हाँ, गुरु नानक का जन्म स्थल आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। और बीएसएससी के जितने भी छात्र हैं सभी को इसमें जोड़ते जाएंगे क्लास में, फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, ताकि सभी का क्लास अटेंड कर सके, सभी अपना अपना भागीदारी ले सके। तो बताइए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी या देहरादून? साथियों तो ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर होगा। तो फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल 2017 के एग्जाम में क्या पूछा गया था? जितने भी सवाल अभी करा रहा हूँ ये 2017 का है। जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें भी 2017 का रहेगा। आज टोटल 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बताइए कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड, जी हाँ, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? यानी अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को निकाल दिया था अपने देश से, और कहाँ भेज दिया था? रंगून में, श्रीलंका में, काला पानी में या नेपाल में? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकालकर साथियों ये रंगून में भेज दिया था। कहाँ पे? रंगून में भेज दिया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, रंगून में इसे भेज दिया था। चलिए आगे 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये जो है ये संस्कृत का वर्ड है, ये संस्कृत का वर्ड है, और इसको क्या अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कहता है नेहरू, चेतन भारत या वारेन हेस्टिंग्स या जॉन निकोलस। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये वो आपको बताना है। तो ये चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और ऐसे ही गलत ऑप्शन आपको 2017 के एग्जाम में दिया गया था। जी हाँ, कभी कभी एक प्रश्न का ऑप्शन गलत भी आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ये सर विलियम जोस ने 1789 ईस्वी में दिया था। इसे आप याद रखिए, सर विलियम जोस ने 1789 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि अंग्रेजों के भारत में क्या अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यानी अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से, राज्यकाल में कहने का मतलब जब उसका राज्यकाल आया उससे पहले से अंग्रेजों के भारत में एक पूर्व वायसराय हुआ करता था, वो कौन था? माउंटबेटन था, वेवेल था, एविन था या मिंटो था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएंगे कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन हुआ करता था साथियों? तो ये वेवेल हुआ करता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वेवेल। जी हाँ, यही अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय हुआ करता था, बोवेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। 10वां नंबर सवाल है साथियों कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था और किसने किया था? किसने किया था इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन अभी यहाँ आपसे पूछा है कि आरंभ कब हुआ था,
1929 में या 1917 में या 1857 या 1946 में। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ साथियों ये 1917 ईस्वी को हुआ था। कब? 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। और किसने किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था। और इसका जवाब फाइनली सेकेंड होगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है मोतीलाल नेहरू, बी कहता है जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी और डी राहुल गांधी। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सिलेक्शन दिलाने में 2023 के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सेकेंड कहता है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड कहता है इंदिरा गांधी और फोर्थ राहुल गांधी। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र साथियों ये जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन साथियों इसका राइट है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रारंभ किया था, यानी सेकेंड आंसर राइट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। 12 नंबर सवाल पूछा गया था 2017 के इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम में और बीएसएससी के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। यानी मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन हुआ करता था। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है आक्रमणकारी, बी कहता है राजदूत, सी पुजारी और डी मंत्री। चार ऑप्शन है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो वहां का राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन हुआ करता था? राजदूत। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है इसका। क्या? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग क्लास को लाइक किए हैं या नहीं। आप लोग लाइक करें फटाफट से और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ से सीखी थी। पार्सियन यानी एक लैंग्वेज होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो बताइए कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ से सीखी। लाहौर से, अमृतसर से, पटना से या अंबाला से। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, फटाफट बताएंगे आप लोग। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा साथियों और पार्सियन भाषा वो सीखे थे अंबाला से। कहाँ से? अंबाला से। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है, अंबाला से ये सीखे थे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। सरोद, सारंगी या सितारा या तबला। तो अजमद अली खान की बात करें साथियों, ये क्या था? तो ये सरोद वादक था। क्या था? सरोद वादक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो राइट है। अजमद अली खान सरोद वादक हुआ करता था जो कि पुराने जमाने का था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि एबेकस जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि खोज इस दौरान हुई थी। किस दौरान हुआ था अब्बाकस की खोज? सांग सभ्यता काल में, ईरानी सभ्यता काल में या ग्रीक सभ्यता काल में या ऑप्शन 4 कहता है रोमन सभ्यता काल में। तो अब्बाकस की खोज
इस दौरान हुई थी, किस दौरान हुआ था, ये आपको बताना है। अब बाकस की खोज की बात करते हैं साथियों, तो ये संघ सभ्यता काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, एक ऑप्शन इसका राइट है जो कि पहला है। अब्बाकास की खोज संघ सभ्यता काल में हुआ था और ये आपके 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 16 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या चीन। ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब जी हाँ जब फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। ये कब्जा कर लिया था फ्रांस जर्मनी पे जाके, और वहाँ 18वीं शताब्दी में साथियों ऐसा कांड किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फ्रांस इसी पे शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सभी का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। 16 नंबर सवाल का जवाब राइट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, VVI है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 17 नंबर सवाल क्या है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। यानी भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिला के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला कहता है 1/20 अंश, या 1/10, या 1/5, या 1/33। तो यहाँ पे बात आती है कोरम के लिए साथियों, तो टोटल के टोटल यहाँ पे 1/10 सीटों की सदस्यता का अंश आवश्यक है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया था। लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से या ब्रुलिन से। 18 नंबर सवाल का जवाब आप लोग देंगे। तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो ये आपके पेरिस से, कहाँ से, पेरिस से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन दूसरा इसका राइट है, पेरिस से प्रकाशित किया गया। चलिए आगे 19 नंबर सवाल क्या पूछा है कि HINI किसके द्वारा होता है। यह HINI किसके द्वारा होता है, ये क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार का ये बीमारी है। और ये किसके द्वारा होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक, कारण पता नहीं है। तो ये जीवाणु के कारण होता है HINI, ये जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे, ये रिपीट हो गया। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। जी हाँ, 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, जयपुर में, वाराणसी, उदयपुर या दिल्ली। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। जी हाँ, कहाँ पे आयोजित किया जाता है आप लोग बताएंगे। साहित्य समारोह की बात की है और प्रति वर्ष की बात की है कि प्रति वर्ष यहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो ये साथियों यहाँ जयपुर में, जी हाँ यहाँ पे कहाँ पे, जयपुर में ये किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जयपुर में। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल को। फटाफट से आप लोग स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल आपके 2017 के एग्जाम में क्या पूछा था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। भारत से भी बहुत सवाल उठाए गए थे जीके GS में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, कमल है, पलाश है, गेंदा है या गुलाब है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, ये आपसे 21 नंबर सवाल में पूछा गया है। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ के पलाश जो है वो राजकीय फूल है। क्या है, पलाश राजकीय फूल के नाम से जाना जाता है, क्या, पलाश। चलिए 22 नंबर सवाल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। जी हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में है या उड़ीसा में है।
चलिए 22 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट में बताएंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जी हाँ साथियों, कहाँ पे है? 22 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। बिहार में है। कहाँ पे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार में है। और ये 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड से ये बीएससी से लिया जा रहा है इंटर लेवल का एग्जाम, और ये पूछा जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? जी हाँ, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पे खोली गई थी, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। कहता है पानीपत, लुधियाना, कानपुर या आगरा। तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल ये आपके कानपुर में खोला गया था। कहाँ पे? कानपुर में खोला गया था, जो कि थर्ड में है। थर्ड ऑप्शन राइट है इसका। भारत में प्रथम बार ऊनी कपड़ों का मिल कानपुर में खोला गया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? 24 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में है? यानी प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म है? ऑप्शन ए कहता है 2, 2 कहता है 4, ऑप्शन थर्ड कहता है 6 या फोर्थ कहता है 8। तो प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। साथियों कितनी है? 4 है। कितनी? यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। क्या है? 4 है। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म है? तो 4 है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? ये आपसे पूछा जाएगा, और ये एमबीबीआई सवाल है, और हर एक बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा। ये अमृतसर, जी हाँ, पंजाब के अमृतसर में ये बहुत बड़ा घटना हुआ था। तो ये अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पे? अमृतसर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है? इरूला, चांग या गारोस या गोंड? कमेंट करके बताएंगे आप लोग फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर सवाल आप लोग ऐसे लिखे 26 नंबर, और उसके बाद इसका आंसर लिखे, ताकि पता चल सके कि कौन सा आंसर आप लोग बता रहे हैं। तो तमिलनाडु के में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, इरूला। इरूला ही तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति है। चलिए आगे 27 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि जलवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह जलवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बिहार में, उड़ीसा में, या नागालैंड में, या अंडमान निकोबार में? तो जलवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पे? अंडमान में। अंडमान में पाई जाती है। कौन सा? जलवार जनजाति। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है। चलिए आगे। अगला सवाल 28 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव, जी हाँ, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। गिर, टाइगर, राइनो या होंगुल? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीवी संरक्षण परियोजना का नाम साथियों यहाँ पे गिर था। क्या था? गिर अभ्यारण्य है। तो ये भारत के सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट ऑप्शन है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट सवाल है। आज टोटल 30 सवाल करेंगे। तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 में, या अगस्त 2015 में? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो ये जनवरी 2015 में हुआ था। कब? जनवरी 2015 में। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। और आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि
पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन था? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, ये विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है साथियों? तो ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल आज का 30 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चंस फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट इसके 2 में। फिर से हम 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसमें भी हम वीवीआई क्वेश्चंस और आपके पीवाईक्यू जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। तो वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।